बिहार चुनाव के जितने भी धुरंधर हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको नजर आएंगे। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक। आपने चिराग पासवान को देखा, आपने सुशील मोदी को देखा, आगे जीतन राम मांझी का क्या कहना है उन्हें भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आनंद कुमार झा, नेता बीजेपी। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरजेडी समर्थक हैं। संजीव कौशिक, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक हैं। सबसे पहले आनंद कुमार झा जी, आपके पास आते हुए, नतीजों के मायनों में अब यह कहा जा रहा है कि जो नई सरकार बनने जा रही है बीजेपी का कंट्रोल होगा, तो मेरा सवाल यह है कि नीतीश को नुकसान पहुंचाने वाली एलजेपी को अब नीतीश केंद्र में जगह देने में रोड़ा अटका सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, पहला। और अगला यह है, मौजूदा हालात में अगर कंट्रोल पूरी तरीके से आप लोगों का रहा, यानी बीजेपी का रहा, तो ऐसे में नीतीश कितने मजबूत सीएम कहे जाएंगे? रशीद जी, आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं और साथ साथ बिहार की जनता को बधाई। बिहार की जनता ने अपने भाग्य के निर्माण के लिए, और जिस तरह माननीय सुशील मोदी जी कह रहे थे कि विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बिहार की जनता ने वोट किया है, तो उसके लिए बिहार की जनता को बधाई। अपने भाग्य निर्माण के लिए जो जनमत संग्रह किया है बिहार की जनता ने, वो साधुवाद के पात्र हैं बिहार की जनता। आप से मैं आग्रह करूंगा कि हेतु मत भविष्य पर में कोई नैरेटिव मत घड़िए। हमारी जो एनडीए की अभी जीत हुई है, उसमें कौन कम ज्यादा वो सब मामले कुछ नहीं है। कभी आप नैरेटिव बनाते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री जनता दल यू का नहीं भाजपा का बनेगा, कभी नैरेटिव बनाते हैं कि लोजपा का क्या होगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आप जितने भी मीडिया के बंधु बांधव हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप निश्चिंत रहें, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कोई निर्णय हम लोगों का पहले भी आपने ये तो बोल दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने तो एक बार भी आपसे ये नहीं कहा। इसका मतलब आपके जहन में अगर कुछ चल रहा है तो आप ये बात बोल रहे हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा जो नई सरकार बनेगी उसमें नीतीश कितने ज्यादा ताकतवर रहेंगे, क्योंकि फुल कंट्रोल आप लोगों के हाथ में रहेगा, मैंने ये बोला। और अगला मैंने ये पूछा कि केंद्र की राजनीति में, केंद्र सरकार में अगर जगह मिलती है पिता की जगह चिराग पासवान को, तो फिर नीतीश रोड़े अटका सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? मेरा यही सवाल था, मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। मैं पुनः कहता हूं कि हेतु भविष्य पर में कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति वास्तविकता के धरातल पर होती है। कार्य करने की जो और विकास के जो कार्य हैं उसको एग्जीक्यूट करने से होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना भ्रष्टाचार की राजनीति की है, ना झूठ की राजनीति की है। अगली चीज पूछूंगा आपसे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। संजीव कौशिक और राहुल लाल मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक आरजेडी सपोर्टर हैं, दूसरे कांग्रेस के सपोर्टर हैं, दोनों के पास में हम चलेंगे। लेकिन एक सिचुएशन अगर बन जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन अगर बन जाए तो राजनीति में एक चीज होती है ना, अंतरात्मा की आवाज। अगर नीतीश ने सुनी अंतरात्मा की आवाज और ये कहने लगे सबसे बड़ी पार्टी तो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, सीएम अपना बना दें, तो बीजेपी क्या करेगी? मैंने फिर कहा खबर ऐसी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मैं एक बड़े सवाल के साथ छोड़ करके गया था कि अगर अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में जेडीयू नहीं है, बीजेपी है बड़ी पार्टी, आप बना लीजिए मुख्यमंत्री, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? चेहरा कौन सा होगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ठीक 1 मिनट में मैं आपको 4 ग्राफिक दिखाता हूं। ग्राफिकल इनपुट के जरिए आप ये समझें कि बिहार में पीएम का स्ट्राइक रेट क्या था, बिहार में राहुल का स्ट्राइक रेट क्या था। सबसे पहले आप पीएम का देखें। 12 रैलियां की और 12 जिले कवर किए हैं, 109 सीटें कवर हुई हैं, जीत 66 पर, हार 46 पर, और स्ट्राइक रेट रहा 61% का। वहीं राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट जब देखते हैं बहुत ही बुरा गया है। 8 जिले रैलियां की हैं, 49 सीटें कवर हुई हैं, 12 पर जीत दर्ज हुई है, 37 पर हार मिली है, स्ट्राइक रेट रहा है 24.48% का। लेकिन अभी बीजेपी की सिचुएशन क्या है और एनडीए की सिचुएशन क्या है, मैप के जरिए आप समझेंगे। 49% आबादी वाले 17 राज्यों में किस तरह से अभी के लिए बीजेपी की सरकार है, और 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार होने का मतलब यह है कि बीजेपी आज की तारीख में भारत में बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ में है। और बिहार में जिस तरह से सत्ता में वापसी हुई है, इसके बाद आप हिमाचल से अगर शुरू करते हैं, इस मैप को देखिए जो मेरे बाईं तरफ नजर आ रहा है।
शुरू करें आप हिमाचल से, उत्तराखंड की तरफ आप आइए, उत्तराखंड से और नीचे उतरिए, फिर आप यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा में चले जाइए और नीचे की तरफ आए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो सिक्किम में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इन सभी जगह बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हरियाणा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक में भी बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जैसा 1971-72 में 17 राज्यों में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस का हो चुका है सुपड़ा साफ। एक बार कांग्रेस के भी शासनकाल वाले दिखाएं आप, बीजेपी तो हमने दिखा दिया। और 1971-72 में 17 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। राहुल लाल के पास में चलते हैं, संजीव कौशिक के पास में चलेंगे। संजीव जी, कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी का पूरा तो हो गया है, कांग्रेस लौटती नजर नहीं आती। हमने ये देखा है कि पिछले चुनाव में फाइट में क्षेत्रीय पार्टियां तो आ जाती हैं, कभी आरजेडी आ ही जाती है, हरियाणा में आप चले जाएं वहां भी क्षेत्रीय पार्टियां आ जाती हैं फाइट में, चुनाव या उपचुनाव में यूपी में भी नजर आ ही जाती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी हाशिए पर है, नेतृत्व की पहचान नहीं है, लीडरशिप को लेकर के कई सवाल हैं, क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर के कई सवाल हैं। क्या यह माना जाए कि हाल के दिनों में या हाल के सालों में या हाल के दशकों में कांग्रेस की वापसी होगी ही नहीं? राशिद भाई, पहले तो ये बता दूं कि मैं केवल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं राजद का भी समर्थक हूं, माकपा और माले का भी समर्थक हूं। मैं तमाम उन विपक्षी पार्टियों का समर्थक हूं जिनकी आवाज सत्ता के कानों तक जानी चाहिए और उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। रही बात कांग्रेस की, तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का पिछले कुछ इलेक्शन में यदि रिकॉर्ड निकाल के देख लिया जाए, खास करके बिहार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो वाकई कांग्रेस पार्टी को धरातल पर या जमीनी हकीकत पे उतर के देखने और काम करने की जरूरत है और अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। लगातार कांग्रेस की गिरती हुई साख चिंता का विषय है। यदि वो आज भी नहीं माने तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर उनको छवि या रिजल्ट दिखता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है कम से कम। लेकिन एक दूसरी बात, इससे अलग की बात एक और कर ले, हम लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है, हम खूब जानते हैं कि संख्याओं के आधार पर राजनीति होती है और संख्याओं के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है, लेकिन चंद संख्याओं के आधार पर आप यदि सुशासन और चंद संख्याओं के आधार पर आप यदि गुंडा राज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी। आप जो रिकॉर्ड दिखा रहे थे उसमें हम खूब जानते हैं कि पिछले 4 दिनों में या इलेक्शन के समय 4 दिनों में 12 रैलियां प्रधानमंत्री ने करी, तकरीबन 22 से ज्यादा रैलियां जेपी नड्डा साहब ने करी, 24 से ज्यादा रैलियां राजनाथ सिंह ने करी, गृह राज्य मंत्री कम से कम 200 से ज्यादा रैलियां करी और 8 हेलीकॉप्टरों के सहारे 650 से ज्यादा रैलियां की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और उसके बावजूद यदि आप दूसरे नंबर की पार्टी होते हैं तो आप चिंतन किसको करने की जरूरत है। इससे अलग एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये भला हो, भले ठीक है, हम मानते हैं कि उतना जो जितना चाहिए संख्याओं के आधार पर सरकार बनाने के लिए वो संख्या नहीं मिल पाया महागठबंधन को, लेकिन हम खूब जानते हैं कि महागठबंधन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि कम से कम सत्ताधारी पार्टियों को आपको रोजगार की बात करनी पड़ी, शिक्षा की बात करनी पड़ी, या बिहार के जो सरोकारी मुद्दे थे उस पे आपको बात करनी पड़ी। आपको 370 किसी काम में नहीं आया, आपको राष्ट्रवाद को वहां पे लाने की कोशिश तो करी लेकिन आपको दरकिनार कर दिया गया। और सबसे आखिरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी और एक नकली हनुमान के सहारे और एक फर्जी राम ने अपने ही बड़े भाई के घर में आग लगाई है, यह भी देखा गया है कि किस तरह से धोखाधड़ी होती है राजनीति में। ये चेतने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरह की होती है और किस तरह से जिसके भी सर पे उसने हाथ रखा भस्मासुर के जैसे। ईश्वर के एक रूप प्रभु हनुमान को लेकर के कोई भी ऐसी बात ना करें, असली या नकली, इस तरह की बातें ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। आपको अगर सीधे तौर पर वार ही करना है ना तो राजनीति में कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को, बीजेपी के फायर ब्रांड राजनीति में अपने आप बहुत कुछ कह रहे हैं, राजनीति में अपने आप जनादेश को किस तरह से देख रहे हैं, एक बार देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आता हूं, ये वो बिगाड़ने का काम करते हैं, वो जहर उगलते हैं, देखने में खूबसूरत हैं लेकिन जहर उसी तरह उगलते हैं। वो जिन्ना के अनुयायी हैं, उसी रास्ते पर उसी तरह की बात सदन के अंदर वंदे मातरम होगा, निकल जाएंगे, लेकिन भारत को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के हर वो कदम करते हैं। लेकिन राहुल लाल जी, आप तो आरजेडी के सपोर्टर हैं और गिरिराज सिंह, देखिए मेरे ख्याल से मुझे मल्टी विंडो में ही लेकर के रखें। राहुल लाल जी, आरजेडी के आप सपोर्टर हैं, गिरिराज सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन असल में
उन्हें लेकर के कई बातें कही जा रही हैं कि वो असल में सपोर्टर हैं जिन्ना के, वो सपोर्टर हैं पाकिस्तान के, वो सपोर्टर हैं देशद्रोहियों के, वो सपोर्टर हैं घुसपैठियों के, और आप कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM बीजेपी की बी टीम है। कैसे मान लें? राशि जी, सबसे पहले तो ये चीज मैं भी कहूंगा, जैसा कि कौशिक साहब ने कहा कि एक तरह से जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबों का आवाज के रूप में मैं प्रतिनिधित्व करता रहता हूँ। कौशिक जी की यहाँ पर ओवैसी साहब पार्टी होती है बड़ी काफी गंभीर बातें कर ओवैसी साहब को देखने की बीजेपी से बड़ी गंभीर बात। ओवैसी पल्ला देखते हैं, ओवैसी बंदूक मैं तो आपको मुझे ऐसा उदाहरण लगता देता है ना हूँ कि राहुल लाल जी, आपकी आवाज मैं ठीक करवाता हूं। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो ग्लिचेस आ रहे हैं, उन्हें मैं ठीक करवाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आनंद कुमार झा जी, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ओवैसी जिन्ना की बात करते हैं, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ओवैसी देशद्रोहियों की बात करते हैं, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्यों ऐसा ये लगता है कि गिरिराज सिंह अगर कहीं पर उतरते हैं, जीत या हार के लिए नहीं उतरते, असल में उस जगह पर उतरते हैं जिसके जरिए मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकें। यूपी में यही किया, हैदराबाद में यही किया, यानी आंध्रा में भी यही किया, तेलंगाना में भी यही किया, यूपी में यही किया, बिहार में यही किया, अलग अलग राज्यों में यही कहते नजर आते हैं। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि कुछ पर्दे के पीछे तो है? राशिद जी, गिरिराज जी जो कह रहे थे, तो मैं उसमें और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। हाँ। कि न केवल ओवैसी, आज भारतीय जनता पार्टी विरोध भी किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी थे छात्र यूनियन के, हाँ। वो जिन्ना का फोटो टांगे और उसको कांग्रेसियों ने टिकट दिया जाले से। हाँ। दूसरी बात मैं बताता हूं कि जो कोई भी भारत के खिलाफ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के को हराने के लिए भारत के चुनाव में कांग्रेसियों का पाकिस्तानी दूतावास में जाकर के पार्टी करना और योजना बनाना, ठीक है, ये साथ साथ और जोड़िए, और गिरिराज जी के जो मैसेज थे उसको उसमें मैं ये तो ऐड बात कर हो रहा गई हूं। असदुद्दीन ओवैसी तीसरी की। बात, लेकिन बीजेपी का सरकार बनाने का प्लान क्या है? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्यों ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपनी तरफ से अंतरात्मा की आवाज सुन करके ये कहें कि गठबंधन में वो उनकी पार्टी छोटी है, अंगणित के मामले में उनकी पार्टी पीछे है, और गठबंधन में अंगणित के मामले में बीजेपी आगे है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे ही कई सवाल हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, पहले उन्हें सुने, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, उन्हें भी सुनना बहुत जरूरी है। यानी दो बड़े प्रदेश अध्यक्ष, और मैंने कहा था ना, बिहार की राजनीति के जितने बड़े धुरंधर हैं सिर्फ आपको नजर आएंगे इंडिया न्यूज पर। पहले संजय जायसवाल को सुनाएं और उसके बाद बैक टू बैक जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन्हें भी सुनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो इस शानदार जीत के लिए। कोरोना काल में इतना बड़ा चुनाव भारत में संपन्न कराया गया, बहुत शानदार तरीके से हुआ, एनडीए जीती है, बीजेपी को बढ़त है, श्रेय किसको है? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किए हैं, सारा श्रेय उसको जाता है। और बिहार सरकार ने 15 वर्षों में जो सुशासन की व्यवस्था दी है, जो केंद्र सरकार के कार्य हैं उनको जमीन पे उतारने का जो काम किया है, उसके कारण हम चौथी बार जीतने में सफल हुए। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, जब उनकी रैलियों का जिक्र हुआ, जब लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जब हमने प्रधानमंत्री को देखा तो हमारा जो मन था वो बदला था। तो पूरा सिर्फ मोदी मैजिक रहा, या नीतीश बाबू का जो 15 साल का सुशासन था उसका जिक्र कहाँ? 15 साल कोई अगर शासन कर रहा है तो जाहिर बात है वो अच्छे से कार्य कर रहा होगा, तभी तो जनता ने 15 वर्षों से उसको शासन पे रखा हुआ है। लेकिन विगत 3 वर्षों से केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक साथ काम कर रही थी। हमारा दुर्भाग्य है कि जब अटल जी की सरकार थी तो यहाँ पे एक ऐसी सरकार थी जो केवल हत्या और अपहरण उद्योग चलाती थी। थोड़ी टक्कर तो दी महागठबंधन ने, जिस तरह की सीटें आई, इतना तो मानते हैं सर कि नहीं? नहीं, बिल्कुल टक्कर तो होती है, कोई भी विरोध में लड़ता है तो टक्कर होती है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे झूठ बोल करके उन्होंने मोटिवेट किया जिन चीजों को कभी संभव नहीं था। उस झूठ के कारण थोड़ा बहुत उनको लाभ हुआ है, पर इस तरह के झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। सीटें बढ़ी हैं यहाँ पर, मोदी मैजिक रहा, मोदी फैक्टर रहा, तो बीजेपी को तो मोदी फैक्टर ने आगे बढ़ा दिया। लेकिन क्या एलजेपी ने जेडीयू को पीछे खींचा है? बिल्कुल नहीं, सभी जगह विरोधी दल के उम्मीदवार थे, जिसको जहां से मौका मिला कि कोई पप्पू जी के पार्टी से लड़ा, कोई
उपेंद्र जी के पार्टी से लड़ा, इस बार तो 6 मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे। तो इतने सारे दल थे कि किसी कैंडिडेट को किसी पार्टी की कमी नहीं थी। वो यशवंत सिन्हा जी भी लगे हुए थे, हालांकि वो कहाँ चले गए पता भी हम लोग को नहीं चल पाया, लेकिन वो अभी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे। तो कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन जनता समझदार है और वो सही निर्णय करती है। सवाल है सर, मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, वही होंगे मुख्यमंत्री? चेहरे का अब कहाँ बस है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जायसवाल को यहाँ पर आपने सुनना, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने वाले हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। चेहरा भी वही थे और अब जो मोहर है वो भी उसी पर यहाँ पर लगेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज, पटना। चुनाव के जो परिणाम आए हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। झा साहब, जिस तरह से जो परिणाम आए हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के लिए सुखद नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं है, महागठबंधन के पक्ष में यहाँ का जनता ने जनादेश दिया था। और आप चाहे एग्जिट पोल लीजिए, चाहे आप कल का रुझान लीजिए, उसमें लगातार महागठबंधन की बढ़त थी। लेकिन 3 बजे के बाद जनमत का गला घोट के सत्ता के बल पर कम से कम 10-12 सीट हम लोग को हराया गया। आप देखिएगा मार्जिन लेके, तो कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है कुछ कारणों से जरूर निश्चित रूप से। क्या कारण है? नहीं, कारण ये भी है, मेरे सिटिंग एमएलए भी कई कटे टिकट, उसके बाद मेरे कई ऐसे सीट थे जहां हम चुनाव नहीं लड़ पाए, जहां की हम आसानी से जीत हो सकती थी। लेकिन संजीव कौशिक जी, आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, आप आरजेडी सपोर्टर हैं, आप जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी के सपोर्टर हैं, आपने शुरू से ही कहा था। लेकिन ये विपक्षी लामबंदी क्यों करने लगते हैं? अगर जीत हो जाती है तब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बम बम है, लेकिन अगर हार हो जाती है तो ये कहते हैं कि भाई रिगिंग हुई है, ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, संविधान का कत्ल किया गया है, जनादेश का कत्ल किया गया है, जनादेश का अपमान किया गया है। ये तो अजीब सी बात हो गई ना। इसका बेहतर जवाब तो जीवीएल नरसिम्हा राव दे सकते हैं, जो इतनी मोटी किताब लिख मारे हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो दे सकते हैं बेहतर तरीके से कि वाकई ईवीएम कितना ईमानदार है और नहीं है। देखिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बदले हुए परिवेश में सिर्फ और सिर्फ कितने सीटों का अंतर रहा? भारतीय जनता पार्टी या राज्य गठबंधन और महागठबंधन के बीच में 15 सीटों का अंतर रहा। हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि 15 सीटें कम रह गई तो आप सुशासन के बदले जंगल राज के प्रतिनिधित्व करने वाले हो गए, और 15 सीटें यदि ज्यादा आ गई तो आप बात अगर कल करते तो ठीक था। विकास के नाम पर बड़ा करने की जरूरत है। संजीव जी, कैनवास बड़ा करने की जरूरत है। देश की 49% आबादी और 17 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। अब हिमाचल के लिए आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, हरियाणा है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, क्या हर जगह यही कहेंगे क्या कि थोड़े से अंकों के सहारे बन गए? भाई अब सब बिहार की बात नहीं है ना, सिर्फ बिहार के अंगणित की बात। अगर कल 24 घंटे पहले हम कर रहे होते बिहार की तत्काल बात कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे कि केवल यदि 15 सीटें यदि महागठबंधन को ज्यादा आ जाती तो क्या वो जंगल राज? चलिए, संजीव जी से हमारा संपर्क भी टूट गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें फिर से कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ एक बार रुकना पड़ेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार के जनादेश का मतलब क्या है? क्यों ये कहा जा रहा है कि जनादेश सीधे तौर पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री की जीत है, नीतीश की हार है, तेजस्वी की जीत है, राहुल गांधी की हार है, और जीत और हार के बीच में किसकी है सरकार ये तो पता चल गया है। लेकिन कौन बनाएगा सरकार? नीतीश दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने कंट्रोल में रख पाएंगे सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी बात है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जेडीयू की ज्यादा चलेगी या बीजेपी की ज्यादा चलेगी। और जब बीजेपी की ज्यादा चलने लगती है तो जेडीयू को घुटन होने लगती है, और वहां पर बात बहुत बार धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों की भी आती है, वहां पर घुसपैठ की भी बात होगी। बीजेपी की तरफ से यह जब कहा जाएगा कि घुसपैठियों को करेंगे बाहर, तो जेडीयू का जवाब क्या होगा? और जहां पर वैचारिक लड़ाई होगी तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि भविष्य के गर्त में और भी बहुत